अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि गाड़ियों की कम्प्लीटली प्रोडक्शन करती हो। पार्ट्स को जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है और फिर मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। यही वजह है कि मोनोपोली होने की वजह से हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते और मोनोपोली होने की वजह से प्राइस सेट रहते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बेसिक एग्जांपल दूं तो घरों में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो आपके डेली यूजेज के प्रोडक्ट हैं, वो 80% प्रोडक्ट जो हैं वो यूनिलीवर और पीएनजी के हैं। यानी आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमएनसीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं और जो वर्ल्ड पैराडाइम है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे, उनके वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, तमाम चीज़ों की बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया की जो 1% रिचेस्ट या वेल्दीस्ट पॉपुलेशन है, उसके पास जो वेल्थ है वो आधी दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी 50% लोग एक तरफ और वो 1% लोग जो हैं उनकी वेल्थ एक तरफ। ये ऑक्सफैम का डाटा है। सेकेंडली, दूसरा स्टैट्स ये है कि 26 जो रिचेस्ट बिलियनियर्स हैं उनकी जो टोटल वेल्थ है वो 3.8 पुअरेस्ट बिलियन पीपल से भी ज़्यादा है। तो ये तो होगी ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये डाटा है शेयर ऑफ रिचेस्ट 1% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। जो 1% रिचेस्ट पॉपुलेशन है उसके पास 20.3% फार्म एरिया है, फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। और उस 1% के पास जो प्रॉपर्टी है वो 15.8% है। इसी तरह इसकी नेशनल इनकम जो पूरे पाकिस्तान की है वो 1% रिचेस्ट लोगों के पास 9% है, ठीक है। फिर आपके जो है बैंक एडवांसेस आते हैं। बैंक एडवांसेस क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं जो कि एक मुय्यना मुद्दत के लिए होते हैं। वो कोई बिज़नेस के लिए भी लिए जा सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए भी लिए जा सकते हैं। तो वो भी 37.5% जो है वो 1% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन है। ये है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और ये स्टैट्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे यूएनडीपी के हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा रेफरेंस दिया हुआ है, आप जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। और यहाँ पर बदनसीबी की बात ये है कि ये जो वेल्थ है ये पिछले कुछ वक्त के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उसकी वजह क्या है उस पर मैं बात करता हूँ। ऑक्सफैम का ये डाटा है कि जो रिच या वेल्दी पीपल की जो वेल्थ है वो 6 टाइम इंक्रीज हुई है और वो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड न्यू वेल्थ जो है वो ओन करते हैं। और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, ठीक है। बलूचिस्तान की जो स्टैट्स हैं वो कुछ इसी से मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने की है वो ये है कि ये जो डिस्पैरिटी है ये बढ़ती क्यों जा रही है। जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो एमएनसीज होते हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ को प्रेफर करते हैं जिनकी वजह से जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है या उनकी जो इंटरफेरेंस है वो ख़त्म कर दी जाए, जिसे हम लेसेस फेरे मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। फ्री इकोनॉमी का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम दिए जाते हैं उनमें भी बारहा इस बात पे जोर दिया जाता है कि सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो आसान ज़ुबान में ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिनमें जो अमीर हैं या जिनके पास कंपैटिटिव एडवांटेज है वो ज़्यादा अच्छे से बिजनेस कर सकें। मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ख़त्म किया जाता है, जिसकी वजह से जो बड़ी मछलियां होती हैं या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको कंपैटिटिव एडवांटेज मिलता है और वो जो है फिर जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। और इस तरह से जो अमीर है वो मज़ीद अमीर तर होता चला जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एमएनसीज को बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि जब आप इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो बिजनेसेस को जो है वो इंटर स्टेट मूवमेंट में आसानी होती है और ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें मज़ीद डिस्पैरिटी होती है। ये तो थे इकोनॉमिक आस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं जेंडर आस्पेक्ट को। तो इसके हवाले से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है वो हमारे पास जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स है और उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो मैंने यहाँ पे शेयर की है। 142 रैंकिंग है आउट ऑफ 146 और यहाँ पे आप सारे स्टैट्स दे सकते हो। जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स जो है उसमें जो है वो
चार एस्पेक्ट को देखा जाता है कि इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिक्स में जो जेंडर गैप है वो कितना है, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे आप लोगों के सामने है। ओवरऑल पाकिस्तान की रैंकिंग 142 है और स्कोर 0.575 है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की तो वो 143 है। ये क्यों है वो उस पर भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है वो जो है वो विमेन पर मुश्तमिल है, पर क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल और पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसकी वजह से इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो नहीं पाती है, और अगर होती भी है तो बहुत स्पेसिफिक से इदारे हैं जिनके अंदर जो है वो प्रेफर किया जाता है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई ऑलरेडी, लिंक में शेयर कर दूंगा कि जो है वो जेंडर डिस्पैरिटी क्यों है, इकोनॉमिक आस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। लिंक आई बटन में शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। एजुकेशनल अटेनमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो लिटरेसी रेट 49 to 71% है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे रेशियो मज़ीद कम होता चला जाता है। तो एजुकेशनल अटेनमेंट के ऊपर भी जो हमारी रैंकिंग है वो 136 है। फिर हेल्थ एंड सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो 132 है, और उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज आपके यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल का है और एक्सेसिबिलिटी का है, इसको फिर आगे मैं मज़ीद डिस्कस कर लेता हूँ। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का भी एक इशू है हमारे पास, गो के 95 है पाकिस्तान का जो रैंक है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप देखें तो जो विमेन कोटा की सीट्स हैं नेशनल असम्बली में वो काफ़ी कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली। इसके अलावा पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है वो भी ख़वातीन की ज़्यादा है। तो जेंडर डिस्पैरिटी का भी जो एक पर्सपेक्टिव है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में जो डिस्पैरिटी है उसके लिए मैंने जो स्टैट्स यहाँ पे शेयर किए हैं, द पॉपुलेशन काउंसिल रिसेंट एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटीज़, और ये डिस्टेंस है जी किसी हेल्थ यूनिट का, बेसिक हेल्थ यूनिट का, जो कि पंजाब में किसी एक घर से 7 किलोमीटर है और सिंध में वो 25 किलोमीटर है अगर हेल्थ यूनिट को देखा जाए, और किसी एक इंसान के घर से एवरेज डिस्टेंस निकाला जाए। इसी तरह जो है वो केपीके में 15 किलोमीटर है और बलूचिस्तान में 51 किलोमीटर डिस्टेंस है किसी एक घर का एक बेसिक हेल्थ यूनिट से। तो बड़ी स्टार्क रियलिटी है। और इसके अलावा जो हालात हैं हमारे इदारों के, हॉस्पिटल्स के, वो भी आपके सामने हैं, और जो कैपेसिटी है उनकी, और जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है 2.4 के हिसाब से, उस हिसाब से हमें जो है वो गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर पाती। तो जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर पाती और जिनके पास है रिसोर्सेज हैं कि वो प्राइवेट इदारों से अपना इलाज करवा सकें, तो वो फिर अपने आप को काफ़ी बेहतर स्टेट में देखते हैं। तो ये एक डिस्पैरिटी हमें नज़र आती है हेल्थ सेक्टर के अंदर। उसके बाद जो है वो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ 37.2% जो टैक्सेशन है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और 62.8% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब टैक्सेशन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसे जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जो सेल्स टैक्स होता है, या आप कोई कस्टम टैक्स देते हैं या सर्विस टैक्स देते हैं, तो वो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है जो कि इक्वली तमाम लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। और डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो फिर वो आपकी जो इनकम रिसोर्सेज हैं उनसे आपकी जो टैक्स कटते हैं, या कॉरपोरेशन के जो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, 36% है, और वो क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो टैक्स पूल के अंदर आती नहीं है। उसमें आपके दुकानदार तबका है, ये जो आपके ठेले वाले हैं, इसके अलावा आपके काफ़ी सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड करवाएंगे तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ख़ास फ़ायदा देती भी नहीं है तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। तो इसकी वजह से जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, यानी आप देख रहे होते हैं कि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। एक वजह है उसकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। और इसी तरह जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो
बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल आप घरेलू जो डोमेस्टिक यूजेज की चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, आटा है, दाल है, चावल है, उनके ऊपर लग रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो जो महंगाई है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो है जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको जो है वो टैक्स पूल में लाना होगा, ठीक है। दूसरा काम हमें ये करना होगा कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी होगी। कौन से सेक्टर में? ये जो आपके एसएमईज हैं, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको अगर आप आसानी फराहम करेंगे, यानी अगर जैसे आप देखें कि आपके पास जो सिंगापुर है वहाँ पे अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करनी है तो वन विंडो ऑप्शन है, आपके पास जाते हैं, फिलअप करते हैं चीज़ें और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। 5 मिनट लाइट से लगते हैं उसके अंदर अगर आपने वो डाटा सारा फिल किया और सारे मामलात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इतना कम्बरसम फिनोमेना है कि जो है वो लोग इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते। तो जितना आप ईज़ लोगों को देंगे उतना ज़्यादा लोग टैक्स पोल में आएंगे और फिर आपको उनको फैसिलिटीज़ भी देनी होंगी। एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करें तो हम डिफरेंट मॉडल्स को उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो जो बेस्ट मॉडल आपके पास है वो स्वीडन का है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली ओवरऑल जो मुख्तलिफ ममालिक के जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह की नहीं है कि आप जो है वो जितनी सीट्स चाहें आप इंजीनियर्स की लगा दें, जितनी सीट्स चाहें आप डॉक्टर्स की लगा दें, ठीक है। और इंजीनियर्स में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा जो है वो आराम से, क्योंकि उनकी लैब्स का खर्चा थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली, तो बहुत सारे इदारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स करवा रहे होते हैं ताकि जो है वो इंजीनियरिंग डिग्री उनकी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाए। तो बेसिकली एजुकेशनल रिफॉर्म्स में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जब तक हम वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम ये इतनी जो हमारी आबादी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनको हम रोज़गार नहीं दे पाएंगे। और देखें जो आपके पास स्किल बेस्ड लर्निंग है वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आता है और यही वजह है कि फिर हमारे पास जो है वो ग्रेजुएटेड लोग धक्के खाते हुए नज़र आते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स नहीं होते हैं। तो हमें अपने एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग को जो है वो प्रमोट करना होगा। इसके अलावा एआई है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में हो रही हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा सिलेबस के अंदर। हमारा सिलेबस अभी भी बहुत पीछे है। लेट्स से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है और हमारे बच्चे वो सीख कर फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो ये स्कूल में सिखा देनी चाहिए। C++ की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये चीज़ें हमें बच्चों को स्कूल में सिखानी होंगी और ये अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे स्कूल्स में। सोशल सेफ्टी नेट की जब मैं बात करता हूँ, आप अक्सर सुनते होंगे कि जो है वो कनाडा के अंदर और यूरोप के अंदर भी अगर कोई शख्स जो है वो माजूर है तो उसको जो है वो मदद की जाती है या उसको जो है वो असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बीइंग अ मुस्लिम और हम लोगों को भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि जो साहिब माल हैं वो अगर स्टेट लेवल पे नहीं भी हो रहा तो अपने अपने दायरे के अंदर ही उन लोगों की हेल्प ज़रूर करें जो कि ज़रूरतमंद हैं या मुस्तहिक हैं। इसके अलावा वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़ाहिर है आप अगर बड़े पैमाने पे नहीं भी कर सकते तो छोटे पैमाने पर ज़रूर इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अच्छा, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर मैं आसान ज़ुबान में बात करूं तो एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब डाटा का एक्सेस होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके यहाँ जो पानी भेजा जाता है, ठीक है, वो पीने के लायक नहीं होता, ठीक है। अब अगर उसका डाटा जो है, जो ऐसा नहीं कि लैब्स हैं नहीं और लैब्स जो है वो टेस्ट परफॉर्म नहीं करी, लैब्स टेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन अगर वो डाटा जो है वो पोर्टल्स पे अपडेट होगा, पोर्टल्स पे अवेलेबल होगा, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो इम्प्रूवमेंट है पानी की क्वालिटी में वो ज़रूर आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो में बेतहाशा आपको जो है वो डाटा मिलेगा, ठीक है,
لیبر کے حوالے سے بھی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے سینسز 2 ہوئے ہیں اور جو بھی ریسنٹ ہوئے اس کا تو ڈیٹا ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا. تو وہ ڈیٹا اکٹھا تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ اس کے جو انالیسز ہے نا, وہ نہ تو ہمیں پالیسیز میں نظر آتا ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے, جبکہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ لگتی ہے اس ڈیٹا کو جمع کرنے میں, ٹھیک ہے. تو گڈ گورننس تو ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, اگر انفارمیشن کا ایکسیس عوام کو دے دیا جائے تو میرے خیال سے کافی بہتر ہو سکتا ہے. پھر جوڈیشل ریفارمز جو ہیں اس کے اندر جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ڈیٹرنس کے کانسیپٹ کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی خوف پیدا کرنے کی, صحیح ہے. اور جو ماڈرن ڈے کی کرمنالوجی ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہے. وہ کیا کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کر جائیں, ٹھیک ہے. اب اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے سخت سزاؤں کا, صحیح ہے. چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی, اور بہت ساری سزائیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سنسار کی بھی ہیں, اور بہت سخت سزائیں ہیں. تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیٹرنس کا ہے, اور اگر ہم اس ڈیٹرنس کو جوڈیشل سسٹم کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو کرائم نہیں رکے گا, ٹھیک ہے. تو جوڈیشل ریفارمز کے اندر جو ہے وہ ڈیٹرنس کا کانسیپٹ لانا ہوگا ہمیں, اور سزاؤں کو جو ہے وہ عام کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ایک اور بہت زیادہ بنیادی چیز ہے کہ جو وکٹم ہے, اگر جیسے فور ایگزامپل اگر ہم عورتوں کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو اگر کوئی وکٹم ہے تو اس وکٹم کو کورٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. مثال ہے کہ کوئی خاتون ہے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کو جب کورٹ میں لاتے ہیں تو وہ کورٹ میں آتے ہوئے ڈرتی ہیں کیونکہ ان کو سامنا کرنا ہے ان تمام لوگوں کا. تو ہم بجائے ان کو کورٹ میں لانے کے ہم ان کو آن لائن جو ہے وہ ایکسیس پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور ان کو گھر سے جو ہے وہ ایکسیس پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس طرح سے ان کی پریویسی بھی جو ہے وہ بھی محفوظ رہے گی. اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ٹائم باؤنڈ ڈیسیجن جب تک نہیں ہوں گے, جب تک ہم اوپن ہینڈڈ رکھیں گے نا تو تب تک لوپ ہول رہے گا. تو ہمیں نا ٹائم ڈیفائن کرنا ہوگا کہ جی ان طرح کے کیسز, فور ایگزامپل جو بہت زیادہ شدید نوعیت کے ہیں, جیسے آپ کے جو ہیں وہ پیڈو فائلز ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میرا ماننا ہے کہ اس کو کم سے کم ٹائم کے اندر ان کیسز کو سالو کیا جائے تاکہ اس طرح کے کرائمز کو روکا جا سکے, ٹھیک ہے. تو ٹائم باؤنڈ ڈیسیجنز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, جوڈیشل ریفارمز کے اندر. پھر جینڈر ایکوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو اگین بہت زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں, اس کے اوپر شیئر کر دوں گا لنک آئی بٹن میں. لیکن جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہیریٹنس میں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے, اور ان کے جو پرسنل ڈیسیجنز ہیں, جیسے اگر فور ایگزامپل نکاح کا ڈیسیجن ہے, ٹھیک ہے, میں بہت گراؤنڈ لیول پہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جو نکاح کا ڈیسیجن ہے اس کا حق اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو دیا ہے. اور بہت ساری ہماری فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ خواتین سے پوچھا بھی نہیں جاتا یا پھر ان کو انکار کرنے کا حق نہیں ہوتا. تو یہ تو بالکل بیسک رائٹس ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیزیں آتی ہیں. پھر ایجوکیشن, ڈیفینیٹلی ایجوکیشن جو ہے وہ جب تک آپ نہیں فراہم کریں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں جو معاشرے نے چلنا ہے نا وہ عورت کے ہاتھوں سے چلنا ہے, کیونکہ جو بچہ بڑا ہوگا اس نے پرورش تو ماں سے ہی لینی ہے نا. تو جب ماں ہی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. میرے خیال میں جو معاشرے کی سوشل ایونز ہیں وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. سب سے پرائمری جو سورس ہے وہ آپ کی فیملی ہے. بچہ پیدا ہو کے ماں کی گود میں آتا ہے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اگر جو ہے وہ ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو پھر جو معاشرہ تکمیل پائے گا وہ اس میں آپ اسی طرح کی چیزیں دیکھیں گے پھر. تو اینی وے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. آخر میں آج کا پیغام, اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں, ہاتھ, پاؤں, زبان اور سب سے بڑھ کے دماغ, تو ان تمام چیزوں کی خوراک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کے کان ہیں, آپ جو سنتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. اسی طرح آپ جو دیکھتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے, اور اسی طرح آپ کے دماغ میں جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں آج کل سوسائٹی کے اندر ان کا بھی آپ کی ذہنیت پہ اثر ہوتا ہے. آپ کا دماغ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے
जिसमें कचरा देखकर डालते जाएं। जो देखते हैं उसका दिमाग पर असर होता है, इसलिए बेहतर यही है कि अच्छी चीज़ को देखा जाए। और जो आजकल का पैराडाइम है उसमें तो वैसे भी फितना बहुत आराम से फैल रहा है, तो आपने अपने आप को महफूज रखना है उन तमाम चीज़ों से जो कि आपकी शख्सियत पे मनफी असर डालती हैं। और कोशिश करें कि अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, ताकि आपकी शख्सियत में मुस्बत असरात मुरतब हों। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो csforum121@gmail.com पे भेज सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।